हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास आपकी केमिस्ट्री के लिए है। और इसमें हमारी यूनिट 5 खत्म हो चुकी है और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 1H स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो 1H स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हम पहले NMR के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? NMR। तो NMR की फुल फॉर्म क्या है, पहले ये देख लेते हैं। N मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और हमें पता भी है, लेकिन फिर भी इस वाले यूनिट में भी हम क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? जब किसी सब्सटेंस या मैटर का इंटरेक्शन किसी EMR के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR के साथ जहां स्टडी की जाती है साइंस की, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पीछे से बात कर लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो इसमें जो टर्म है ये 4 हैं, इन चारों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। तो पहले हमने क्या ले लिया? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? जब किसी मैटर का इंटरेक्शन किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ किया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, साइंस की उस ब्रांच को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हमारा क्या बचा? स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमें पता चल गया। अब हमारी 3 टर्म बची, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, क्या बची? हमारी 3 टर्म्स बची। अब आप देख रहे होंगे न्यूक्लियर मीन्स हमें पता है, जो न्यूक्लियर है तो मीन्स हमें पता है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ये देखो आप, यहाँ हमें 3 टर्म्स बची, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो अब क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा, टर्म से समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व होगा, न्यूक्लियस होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगा और क्या होगी? रेजोनेंस। रेजोनेंस भी होगा। रेजोनेंस मीन्स क्या होता है? जब किन्हीं भी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जब किन्हीं भी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम होती है, तो कहा जाता है वो क्या करते हैं? रेजोनेंस शो करते हैं। तो रेजोनेंस का पता चल गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी पता चल गया, रेजोनेंस पता चल गया। तो क्या है रेजोनेंस? जब दो कोई भी किन्हीं चीजों की क्या फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। उसको क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। तो देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस से हमें क्या समझ में आता है? सबसे पहले हमें बात करनी होगी किसकी? कि एक एटम है। क्या होगा? एक एटम है और एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। यही तो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियस की, तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी एक एटम की। क्या करनी होगी? सबसे पहले बात एक एटम की करनी होगी। तो उसमें सेंटर को, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। यही तो न्यूक्लियस है, उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियो। ये तो हो गया न्यूक्लियस। इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट तो बहुत सारे होते हैं। क्या? न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और इसके बाहर की ओर क्या है? जो न्यूक्लियस है इसके बाहर की ओर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इतना भी हमें पता है। ठीक है, इतना भी हमें पता है। और अब हमें पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं? स्पिन भी शो करते हैं और रिवॉल्व भी होते हैं। क्या करते हैं? ये एक ही जगह पर वो स्पिन भी शो करते हैं और रिवॉल्व भी हो रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा प्रोटॉन होता है,
उसी तरह से जो हमारा प्रोटॉन होता है क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है ये हमारा प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं जब कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है या कोई चार्ज मूव करता है तो हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस कर रहा होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस की। किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस की। तो जो ये हमारा प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो हमारा प्रोटॉन है क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है जो कि स्पिन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पिन शो कर रहा है। किसकी तरह, हमारे इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, इतनी समझ में आया। तो जब ये मूव कर रहा होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। कौन, हमारा प्रोटॉन क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डिजनरेट करेगा। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। ठीक है, ये न्यू नहीं है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ लिया है। तो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डिजनरेट कर रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यह एक टीनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। किसकी, टाइनी मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ये टाइनी मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क। ठीक है, क्या करता है, एक टाइनी या टीनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। अब कोई भी जो चार्ज स्पीशीज होती है उसका अपना एक क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है ऐसे ही अब कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है उसका भी अपना एक क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है। हमारे इस न्यूक्लियस का भी क्या होगा, कोई एक एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा, हमारे इस न्यूक्लियस का भी क्या होगा, कोई एक एंगुलर मोमेंटम होगा। उसका अपना एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमारे प्रोटॉन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, हमारे प्रोटॉन का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो अपना एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी शो करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी शो करेगा। तो जो क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो कैसे निकाला जाता है, किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है कैसे निकाला जाता है, किस फॉर्मूले से निकाला जाता है, 2 × S+1। ठीक है, ऐसे क्या निकाला जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ S क्या है, वेयर S = स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें पता ही है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ रखा है, जो हमारी पहली यूनिट थी उसमें स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रखा है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें उसकी वैल्यू कितनी होती है, ±½ कितनी होती है, ±½ यानी एक प्लस का हाफ और एक माइनस का हाफ। ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये तो पढ़ रखा है हमने, क्या होगा, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पता ही है। और रेजोनेंस क्या है, किन्हीं दो चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी सेम होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, ये अगर न्यूक्लियस की बात करें तो एक एटम होगा और एटम के सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसके बाहर जो होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो ये होते हैं ऑर्बिटल, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, इस पे स्पिन करते रहते हैं। स्पिन के साथ साथ क्या करते हैं, रिवॉल्व भी करते रहते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। इस न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस तो और भी होते हैं पर हम बात कर रहे हैं ये 2 की, N+P। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। जो इसमें प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और एक टीनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है। और जो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं। और S क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें पता है क्या होता है। और स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ होते हैं। इतना हमने पढ़ लिया, इतना हमें समझ में आ गया। अब आगे देखो,
अब आगे देखो, जो ये हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा न्यूक्लियस है, जब तक क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है? जब तक इंडिपेंडेंट है, यानी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल यानी बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाएगा या नहीं किया हुआ है, तो तब तक जो इसके प्रोटॉन्स हैं, क्या है, इसके प्रोटॉन्स होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी डायरेक्शन में स्पिन शो करते हैं। वहाँ पे सुन लो, जब तक हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस है, इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, यानी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं करा जा रहा, अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो तब तक तो इसके प्रोटॉन जो होते हैं, जिसके प्रोटॉन होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, स्पिन कर जाते हैं। एक बार आप इधर देखो, अब ये देखो, अब जो न्यूक्लियस है, अब इस पे क्या, न्यूक्लियस जब तक हमारा इंडिपेंडेंट है, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो इसके प्रोटॉन्स क्या है, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखो आप, ये किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी कहीं भी मूव कर सकता है। ये इधर को भी मूव कर सकता है। अब इधर देखो, ये इधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, इनकी कितनी पॉसिबिलिटीज है कि किधर को भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये इधर को मूव कर सकता है, इधर को मूव कर सकता है, और इधर को मूव कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज देखो, किधर को भी ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, जब तक कोई इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जा रहा है। तो ये किधर भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो देखो, है ना, ये इधर को मूव कर रहा है, अब इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को भी मूव कर सकता है, इधर को भी कर सकता है, और इधर को भी कर सकता है। ठीक है, कितनी डायरेक्शन है इसमें, ये जहाँ चाहे, जिधर को चाहे, जिधर कर सकता है, उधर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो क्या है, जब तक हमारे कंपाउंड पर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, तब तक इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, स्पिन शो कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है, ठीक है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है वो स्पिन शो कर सकता है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डीजनरेट होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, डीजनरेट होना बोलते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस है वो इस टाइम क्या कर रहा है, डीजनरेट। क्या हो रहा है इस टाइम, डीजनरेट। तो ये क्या हो गया हमारा, नो फील्ड, ये नो फील्ड, यहाँ विद फील्ड। अब दूसरी कंडीशन देखो, इसमें तो जो है एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर से जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अप्लाई नहीं किया जा रहा। अब जब एक्सटर्नल फील्ड यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, तो अब देखो, पहले एक डायग्राम बना देती हूँ मैं ये। अब देखो, अब इसमें देखो, अगर इस वक्त इस कंपाउंड पर या इन न्यूक्लियस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या किया जाए, अप्लाई कर दिया जाए, तो सपोज ये H नोट है, क्या है H नोट, ठीक है, क्या कर दिया जाए, H नोट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, तो जैसा कि हमने देखा, ये देखो आप, तो जो हमने देखा था, हमारे दो क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकल के आए थे, ये तो एक +½ और एक -½ ये तो निकल के आए थे, दो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +½ और -½ एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये तो निकल के आए थे। तो इसमें अब आगे देखो, तो यहाँ यही दो डायरेक्शन है जिसमें ये स्पिन शो कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो,
यही दो क्या है, डायरेक्शन है जिसमें स्पिन शो कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इस इन दो डायरेक्शन के अलावा और तो कोई डायरेक्शन नहीं है। जब एक्सटर्नल फील्ड क्या नहीं किया जा रहा, अप्लाई नहीं किया जा रहा, तो जो हमारा न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी जो पॉसिबिलिटी डायरेक्शन की, जो जितनी भी पॉसिबल स्पिन करने की जितनी भी डायरेक्शन थी उसमें ये स्पिन कर रहा था। पर जब इस पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया गया तो क्या हुआ, इसमें दो ही डायरेक्शन निकली, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाला था, प्लस हाफ क्लॉकवाइज, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो ये स्पिन करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तरीके से क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है। इतना हमारा हो गया क्लियर। तो ये हमारी क्या हो गई, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ लिया, मैग्नेटिक के बारे में हो गया, रेजोनेंस के बारे में हो गया। तो ये हमारी पूरी क्या हो गई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बारे में थी। तो जो हमारा 1H NMR है, ठीक है, 1H NMR है, अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से हमें कोई एक्सट्रम स्पेक्ट्रम मिलता है, क्या, अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से हमें कोई क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या हुआ, अगर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से हमें कोई, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से हमें जो कोई स्पेक्ट्रम मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्या बोलेंगे, 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इसका क्या पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल। क्या पढ़ते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या होगी, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटॉन्स स्पिन ड्यू टू द एब्जॉर्वेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है अभी। तो अब क्या बात करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वे न्यूक्लियाई, क्या, वे न्यूक्लियाई जिनमें क्या हो, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, क्या हो, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है, वे न्यूक्लियाई जिनमें ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या फिर क्या हो, न्यूट्रॉन्स हो, वो एक परमानेंट मैग्नेटिक शो करे, क्या करे, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्या करे, वो एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, क्या करें, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हो। मोमेंट शो करते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिजेनरेट हो रहा है मोमेंट, ठीक है, जो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिजेनरेट हो रहा था मोमेंट, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या हुआ, वे न्यूक्लियाई जिनमें ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो, वो एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जो न्यूक्लियाई है उनका अगर ओड नंबर है, मीन हमारे न्यूक्लियाई की जो संख्या है वो ओड नंबर है, तो वो क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे। इतना क्लियर हो गया। वे न्यूक्लियाई जिनमें ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या फिर न्यूट्रॉन्स हो, वो एक परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जो न्यूक्लियाई है उनका अगर ओड नंबर है तो हमारे न्यूक्लियस, जो हमारे न्यूक्लियस की जो संख्या है वो ओड नंबर है, तो वो क्या करेगी, परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगी। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ये है हमारा हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है। ये हमारा दो तरीके से क्या कर सकता है,
न्यूक्लियस स्टेट दिखा सकता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से, जो हमने पढ़ भी रखा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कितने तरीके से? 2 तरीके से शो कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब किसी कंपाउंड को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, जब किसी कंपाउंड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड वो क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो फील्ड है जिसमें वो रखा हुआ है, जो हाइड्रोजन का फील्ड है जिसमें क्या है, वो रखा हुआ है, ठीक है, वो अपने फील्ड को क्या करेगा, कवर करके रखता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है, वो वाला फील्ड जिसमें हाइड्रोजन रखा हुआ है, वो क्या करेगा, वो अपने फील्ड को कवर करके रखता है, तो वो अलाइन करता है। क्या करता है? अलाइन करेगा, या वो अलाइन करता है एक्सटर्नल फील्ड के साथ। क्या करता है? वो अलाइन करता है किसके साथ? एक्सटर्नल फील्ड के साथ। या तो अलाइन करेगा या अगेंस्ट अलाइन करता है। अगर हायर एनर्जी स्टेट है तो, ठीक है, अगर हायर एनर्जी स्टेट है तो उस कंडीशन में दोनों फील्ड जो हैं, दोनों फील्ड कौन से, ये जिसमें वो रखा है और एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे। इसी प्रकार लोअर एनर्जी में दोनों फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के अलाइंड होंगे, अगेंस्ट नहीं होंगे। जो उसका अपना फील्ड है और एक्सटर्नल फील्ड है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के अलाइंड होंगे। कैसे? ये हमने, ये है, ये एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्या है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये देखो, ये तो हो गया हमारा अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा अलाइन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड और अलाइन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा जो मैग्नेटिक, अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, के अगेंस्ट होगा, तो वो हायर एनर्जी शो करेगा। क्या करेगा? वो हायर एनर्जी शो करेगा। अगर अगेंस्ट होगा तो क्या होगा, हायर एनर्जी शो करेगा। जबकि अगर वो अलाइंड विद द एक्सटर्नल एनर्जी फील्ड होगा, क्या होगा, अलाइंड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो क्या शो करता है, लोअर एनर्जी। ठीक है, ये बात अभी हमने बोली थी, जो हमारा, वापस से सुन लो। जब किसी कंपाउंड को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो तब हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड वो क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो फील्ड है जिसमें वो रखा हुआ है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का फील्ड क्या है, जिसमें वो रखा हुआ है, वो अपने फील्ड को कवर करके रखता है, तो वो अलाइंड करता है। वो या तो अलाइन करता है एक्सटर्नल फील्ड के साथ, या उसके अगेंस्ट अलाइन करता है। ठीक है, अगर हायर एनर्जी स्टेट है तो क्या होगा, अगर हायर एनर्जी स्टेट है तो उस कंडीशन में दोनों फील्ड जो हैं क्या होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। क्या है, अगर हायर एनर्जी स्टेट होगा तो जो हमारे वो क्या होंगे, फील्ड एक दूसरे के अगेंस्ट क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे। इसी प्रकार लोअर एनर्जी में दोनों फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के अलाइंड होंगे। ठीक है, तो जो उसका अपना फील्ड है और एक्सटर्नल फील्ड है, वो दोनों क्या होंगे, अलाइंड होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या था, हमारा प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें हमारी क्या है, अब पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, और एक क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इनके बारे में और बात कर लेते हैं। जो हमारा इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ठीक है, इससे पता ही चल रहा है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है। क्या है, इक्वल है किसके साथ, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, इक्विवेलेंट से समझ में आ रहा है, इक्वल से, तो ये क्या है, इक्वल है। इक्वल किसके साथ है, वो देखो, अगर हमारा जो प्रोटॉन है वो सेम एनवायरनमेंट में है, क्या है, सेम एनवायरनमेंट में है,
जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या है, सेम एनवायरमेंट में है, ठीक है। जो हमारा क्या है, प्रोटॉन है वो सेम एनवायरमेंट में है, तो वो सेम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड की, सेम मैग्नेटिक फील्ड की, सेम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है वो क्या होते हैं, जो हमारा प्रोटॉन है वो सेम एनवायरनमेंट में क्या है, सेम एनवायरनमेंट में है, तो वो सेम मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, सेम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो प्रोटॉन्स क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। जो अगर हमारा जो प्रोटॉन है वो सेम एनवायरनमेंट में है, तो वो सेम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वो प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट। और नॉन इक्विवेलेंट क्या होंगे, इसके अपोजिट वे प्रोटॉन जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट, देखो इसमें कोई वो वाली बात तो नहीं है, इसका उल्टा हो जाएगा, वो प्रोटॉन जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट या एनवायरनमेंट, ठीक है, डिफरेंट एनवायरनमेंट के मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी हमारी जो टर्म्स बच रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट बच रही है, और ये हमारी इसके बाद क्या चलेगी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। 2 यूनिट और बचेगी, 6 यूनिट के बाद हमारी 2 यूनिट बचेगी, एक तो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक सेपरेशन टेक्निक, तो ये 2 यूनिट और बचेंगी। ये ज़्यादा लेंथ यूनिट नहीं है, ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगी ये भी। और फिर आपकी क्या प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन की, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी, सब्जेक्टिव वालों के भी क्या करेंगे हम, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।